Hello everybody, I am Diksha Sharma. You are watching commerce.com. So in this lecture we will study here past 10-year question paper of UGC NET JRF. This is part 3. If you forget to watch those two parts, then go and check them out. Link given in the description box. Okay, so let's just start this lecture. First question, what will have given here? In the recent year, the major gain of the logical efficiency, जो logical efficiency में जो gain हुआ है वो किस वजह से हुआ है? तो ऑप्शन देखते ही मुझे दिखा फर्स्ट ऑप्शन जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और जो लॉजिकल एफिशिएंसी है वो AI बोल सकते हैं इसे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है. तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू मैच दैम आउट. ये मुझे याद ही करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर क्या है, हम कुछ एलिमिनेट नहीं कर सकते या समझ नहीं सकते, तो ये चीज़ें याद करनी होंगी. सो मैं सीधे बताती हूँ. ऑस्ट्रिया के साथ हमने ये डबल टैक्सेशन के एग्रीमेंट्स हैं जो मैं यहाँ लिखना भूल गई. डबल टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ एग्रीमेंट हमने कर रखे हैं साइन दूसरी कंट्रीज़ के साथ, ताकि एक इंसान को इंडिया में भी अगर उसने टैक्स पे कर दिया तो उसे बाहर उस कंट्री में टैक्स ना देना पड़े. अब वो किस किस से रिलेटेड है? ऑस्ट्रिया के साथ हमने किया है एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट, और ब्रह्मास के साथ हमने किया है टैक्स इन्फॉर्मेशन का एग्रीमेंट, और हमने लेबनान के साथ किया है कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट. नो, इट्स माय फॉल्ट. हमने लेबनान के साथ किया है लिमिटेड एग्रीमेंट, और श्रीलंका के साथ हमने कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट. सो इससे क्लियर हुआ कि ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पर क्या है, टी बिल्स की बात हो रही है, तो मैं पहले टी बिल्स के बारे में बता देती हूँ. टी बिल्स क्या होते हैं? अगर गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म में कोई कैपिटल चाहिए तो वो टी बिल इशू करती है, राइट. सो टाइम टू टाइम टी बिल्स में भी कुछ चेंजेस किए गए, नए तरह के टी बिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया. तो ये याद करने का क्वेश्चन है कि जो 18 डेज़ का टी बिल था वो 1998 में आया, 364 डेज़ का 1992 के अंदर, 182 डेज़ का 1986. जो गलत है वो है यहाँ फोर्थ ऑप्शन. सो माई करेक्ट, जो यहाँ पूछा भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. In this question, what have given, what percentage of the income tax comprehension on the disaster consumption? What is this? Okay, let me read. So what percentage of income from compensation or disaster, मतलब अगर हमें डिज़ास्टर के लिए कुछ कंपनसेशन मिला है तो वो क्या एग्जम्प्ट होता है, और अगर एग्जम्प्ट होता है तो कितना? हाँ, वो एग्जम्प्ट होता है, और वो भी 100% एग्जम्प्ट. ओके, सो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 1. यानी कि अगर बाढ़ आई और आपको कुछ मिला है तो वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट होगा. मिला है मतलब कि अगर गवर्नमेंट ने आपको हेल्प की है या कहीं से कुछ पैसा दिया है तो 100% एग्जम्पशन. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग कॉस्ट बिहेवियर. अब कॉस्ट बिहेवियर हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसकी एस्टिमेशन के 4 मेजर जो कि मेथड्स हैं वो मैं डिस्कस करती हूँ. पहले अकाउंट एनालिसिस, ये बहुत ही कॉमन है जिसके अंदर हमें अकाउंट्स को एनालाइज करना होता है. दूसरा है हाई एंड लो वैल्यू. ओके, तो इनके ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार इनको ऊपर से, क्योंकि क्वेश्चन में इतना ज़रूरी है. अकाउंट एनालिसिस है, फिर हाई एंड लो वैल्यू है, स्कार्टर ग्राफ मेथड. स्कार्टर ग्राफ मेथड होता है एक रिग्रेशन एनालिसिस होता है, राइट. सो यहाँ देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है. हमें अकाउंट एंड एनालिसिस दिख रहा है, राइट, दिख रहा है. नॉन पैरामीट्रिक मेथड ये नहीं है. और आगे देखते हैं हाई एंड लो वैल्यू मेथड दिख रहा है. लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन, तो रिग्रेशन वाला भी दिख गया. तो ऑप्शन नंबर 4 है जो नहीं आता है. तो अब इसमें देखते हैं कि A, B, C ऑप्शन आर करेक्ट. सो आंसर इज 4, राइट. सो आपको तीनों पता भी लग गए. मैं यहाँ लिख नहीं पा रही हूँ, आप लिख भी लेना. अकाउंट एनालिसिस, हाई लो मेथड, स्कार्टर ग्राफ मेथड एंड रिग्रेशन एनालिसिस, ये सारे कौन से मेथड है? डिटरमाइनिंग ऑफ कॉस्ट बिहेवियर. तो इन्हें डीपली आप पढ़ लेना, राइट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड.
विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इफेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा लॉ इफेक्ट करता है, हमें इनमें से एक चुनना है। कॉर्पोरेट बैंक्रप्सी लॉ, ये तो हमने पढ़ा 11th क्लास से 12th क्लास से, तो पहला ही ऑप्शन ठीक हो गया। और बाकी हम, क्योंकि हमें बेस्ट ऑप्शन चुनना है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। जो क्वेश्चन ऐसे हैं कि बिल्कुल एक बार में ही बन रहे हैं, उनको मैं ज़्यादा डीपली नहीं करवा रही ताकि वीडियो छोटी रहे। ओके, सो व्हाट हैव गिवन हियर। अब इनफॉर्मल ग्रुप से रिलेटेड उसने कहा है कि द थ्योरी दैट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप आर टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें थ्योरीज का बताना है जो इनफॉर्मल ग्रुप्स बनाती है। अब इनफॉर्मल ग्रुप्स को बनाने की भी 4 थ्योरीज होती हैं जो नॉर्मली है। प्रोपेंक्विटी थ्योरी। प्रोपेंक्विटी थ्योरी के अंदर क्या होता है कि जो सेम जिनका बिहेवियर है ना, वो आपस में काम करते हुए एक साथ ग्रुप बना ही लेते हैं, राइट। सो प्रोपेंक्विटी थ्योरीज के अंदर है। सिमिलैरिटी और बैलेंस थ्योरी ये भी है, क्योंकि सिमिलैरिटी और बैलेंस थ्योरी का मतलब क्या है कि दोनों एक जैसे थे, ठीक है, लेकिन जब ए ने बी के साथ फ्रेंडशिप की तब इसे पता लगा कि ओह ये तो कुछ चीज़ें इसमें अलग हैं, तो ये फिर भी इसके साथ फ्रेंडशिप रखने के लिए कुछ बैलेंस कर लेगा अपने बिहेवियर में, कुछ इसको चेंज करवा देगा, ऐसे करके बैलेंस बना लिया जाता है जब वो साथ में एक रिलेशन में आ जाए, फ्रेंडशिप में आ जाए। ओके, सो ये हो गया। अब नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब इस थ्योरी से रिलेटेड नहीं है, इनफॉर्मल ग्रुप से, लेकिन मैं बता देती हूँ। डिस्प्लेसमेंट थ्योरी है कि आप घर, मतलब कहीं आप गए, मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। एक टीचर है, उसे बच्चों पे गुस्सा आ रहा था स्कूल में, और उसने वो गुस्सा आकर अपनी वाइफ पे निकाल दिया। सो ये चीज़, यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, व्हेन अ पर्सन शिफ्ट हिज और हर इम्पल्शन फ्रॉम वन टारगेट टू अनएक्सपेक्टेड टारगेट, मतलब जिसकी कोई गलती भी नहीं हो उसके ऊपर वो अपना गुस्सा निकाल दे, तो ये डिस्प्लेसमेंट थ्योरी है। नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी। नीड फॉर अचीवमेंट का मतलब है कि ये थ्योरी बताती है कि एक पर्सन के अंदर मोटिवेशन ज़्यादा क्यों है बल उसी जैसे एक दूसरे पर्सन से, क्योंकि ये कुछ पाना चाहता है अपनी लाइफ में, इसके कुछ सपने हैं, गोल हैं जिन्हें ये अचीव करना चाहता है, इसलिए इसका मोटिवेशन ज़्यादा है, और इसके ऐसे कोई गोल नहीं है तो इसके मोटिवेशन इससे कम है। ओके, सो ये बताती है नीड अचीवमेंट थ्योरी। लेकिन हमें इनफॉर्मल ग्रुप्स की बात करनी है, तो ये दोनों थ्योरी, और एक और थ्योरी है ह्यूमन थ्योरी, जो कि इनफॉर्मल ग्रुप से ही रिलेटेड है, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी आप देख लेना। ओके, सो ये चीज़ क्लियर हुई। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। So what have given here? Given below the two statement, one labeled as assertion and second is reasoning. तो हम पढ़ते हैं कि क्या दे रखा है। इसने कहा है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंटेन्स सम क्रेव्स आउट एंड द कन्वर्जेंस ऑफ IFRS विद सम चेंजेस। मतलब इसने कहा है सीधा सीधा कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कुछ चेंजेस किए हैं IFRS में, ये सब चीज़ें बताया कि कुछ चेंजेस किए हैं और वो चेंज इंडिया में अप्लाई भी होंगे। दूसरे स्टेटमेंट में तो ठीक है, हम इसे अगर चेंज किए हैं तो वो अप्लाई भी होंगे, तो ये चीज़ राइट है। सेकंड में वो बोल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर विद इन इंडिया विद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉट बी IFRS कंप्लाइंट। तो मतलब जो इंडिया के अंदर जो स्टेटमेंट बनी वो IFRS के अकॉर्डिंग मतलब सही नहीं मानी जाएंगी या फिर ऐसे, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी ऐसी चीज़ें इंक्लूड या डिडक्ट नहीं करेगा जो IFRS ना माने। सो एक सेकेंड, नॉट बी IFRS कंप्लाइंट, तो अगर सॉरी मैंने इसका कुछ अलग, मैं दोबारा पढ़ लेती हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन इंडिया विद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद नॉट बी अच्छा IFRS के अकॉर्डिंग क्यों चेंज कर दिए, तो डेफिनेटली वो उसके अकॉर्डिंग नहीं हुई, तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन क्या इन दोनों का कुछ लिंक बन रहा है, क्या ये इसको अच्छे से बता पा रही है, क्योंकि यहाँ चेंजेस की कुछ बात है और यहाँ उसको प्रिपेयर करने से, स्टेटमेंट प्रिपेयर से रिलेटेड कुछ है, ठीक है। तो फिर हम इन दोनों का ट्रू तो बोल सकते हैं, लेकिन RA को अच्छे से बता नहीं पा रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। विच
टू ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन द टर्म ऑफ टैक्स TDS यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो ये पूरा चैप्टर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 4 चीज़ें दे रखी हैं अलग अलग सेक्शन वाइज। तो आपका काम ये होगा कि आज आप TDS को अच्छे से पढ़ना। मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ, जैसे कि सैलरी है, सैलरी तो अलग अलग लगती है, मतलब इंडिविजुअल के, तो वो अलग है पूरा कॉन्सेप्ट। और अगर हम बात करें इनकम बाय वे ऑफ विनिंग लॉटरी, तो 30% HUF के केस में भी और इंडियन NRI के केस में भी, तो ये ठीक है, ये ऑप्शन। अब इंश्योरेंस कंपनी का इसने कहा है, इसमें हमें बताना क्या है, सबसे पहले देखते हैं करेक्ट टर्म बतानी है, राइट। सो करेक्ट टर्म हम देखते हैं कि और क्या है, रेंट पेड टू फर्नीचर 10% होता है, राइट, ओके। तो लेकिन इसने यहाँ दे रखा है 5%। ये नए के अकॉर्डिंग है, जो मैं आपको 10% बता रही हूँ फाइनेंशियल ईयर 2020 का है, ओके। सो रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 5%। जो रेंट प्लांट एंड मशीनरी है वो 5% नहीं 2% होता है, राइट। इंश्योरेंस कमीशन जो है, इंश्योरेंस कमीशन कंपनी के अकॉर्डिंग 10%, बट अदर केस में 5%। सो आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा कि इंश्योरेंस कंपनी की बात हम अब कह नहीं सकते कि ये कंपनी की बात है या फिर किसकी बात है, तो इसे हम गलत मानेंगे यहाँ और इसे गलत मानेंगे। तो राइट ऑप्शन A and D. So where is the option 3, right? So here it is clear to you. Let's move to the next slide. Which two of the following statement are correct? कौन सी 2 स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं? अब पढ़ते हैं कि इन शॉर्ट टर्म, तो ये पूरा का पूरा एक डायग्राम बनाने से रिलेटेड है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि जो AVS यानी कि कभी भी जो टोटल AFC कर्व नीचे की तरफ आता है, लेकिन कभी भी वो इस लाइन को टच नहीं करता, इस तरह की एक चीज़ होती है, तो उसे ध्यान में रखना। अब हम सीधा पढ़ते हैं इसमें। इन शॉर्ट रन TFC इज़ 0। अगर शॉर्ट रन में TFC 0 है तो क्या TC और TVC इक्वल होंगी? तो ये सारी चीज़ें डायग्राम से रिलेटेड है, तो इन्हें आप डायग्राम बनाकर पेपर में ही सॉल्व करना, ठीक है। पेपर में मतलब आपको ये चीज़ डायग्राम से भी रिलेट होके सही से आनी चाहिए, राइट। सो अब हम करते हैं इसको। सो ऑप्शन नंबर V फर्स्ट ठीक है, क्योंकि TVC जब 0 होती है ना तो TC और TVC इक्वल, मतलब TVC का रोल ही ख़त्म हो गया, क्योंकि TC कब बनती है, TFC को जोड़ के प्लस में TVC को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के। अगर ये 0 है तो क्या ये इसकी इक्वल नहीं हुई ना, तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। डिक्रीज इन AFC इंक्रीज इन AVC, नहीं ऐसा, अच्छा ये है तो उसने आगे बोला कि AC डिक्रीज, नहीं ऐसा नहीं है कुछ भी। सो फर्स्ट ठीक, सेकंड करेक्ट। और थर्ड पढ़ते हैं। इफ़ डिक्रीज इन AFC, अगर AFC डिक्रीज हो रही है इक्वल टू, मतलब जितनी AFC डिक्रीज हो रही है उतनी ही AVC बढ़ रही है, तो क्या AC कांस्टेंट रहेगी? हाँ, मतलब दोनों, अगर, क्योंकि दोनों के प्लस से ही तो AC बनती है ना, तो हमें पता है अगर इसमें 10 की कमी आई और इसमें 10 बढ़ गए तो ये तो उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। तो 1 एंड जब 3 ठीक हो गए तो इसे राइट ऑप्शन इज़ फर्स्ट, ओके। सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड। मिशेल पोर्टर का एक रूल दे रखा है यहाँ, क्या कहा है, स्ट्रेटेजी दैट प्रोवाइड गुड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रेटेजी टेकिंग। तो इसके अंदर बताया है कि मिशेल पोर्टर का जो एक रूल है उसने 3 चीज़ें उठाई थी, सीधी सी बात, कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉम्पिटिटिव एडवांसमेंट की, उसे अपने कॉम्पिटिटर से कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिट हो और कुछ एडवांसमेंट मिल जाए मार्केट की। तो वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं, स्ट्रेटेजी, एक्टिविटी, ओके, कॉस्ट, पार्टनरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस, कॉस्ट, डिफरेंशिएशन एंड फोकस, 3 चीज़ें। तो हम देखते हैं यहाँ क्या क्या दे रखा है, फोकस दे रखा है, डिफरेंशिएशन दे रखा है, कॉस्ट भी दे रखा है। अब तो फिर अलग क्या हुआ, इनोवेशन, ठीक है। तो 1CD ACD इज करेक्ट, ओके। सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर क्या है, साइज ऑफ मार्केट। अब इसको करने का एक तरीका है कि आप देखो कि आपको क्या आता है,
जैसे मैं देखूंगी सबसे पहले कौन सा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, क्योंकि फॉरेन ट्रेड किससे रिलेटेड होता है, एक्सपोर्ट से और इम्पोर्ट से। ठीक है, तो इसको मैंने मार्क कर दिया। अब मैं उसके बाद देखती हूँ कि यहाँ से ही मेरा काम बन गया क्या, सी का ऑप्शन 2, सी इज़ 2 बन गया काम, यानी कि फोर्थ का ये। और आपको अगर सारे ही करने हैं तो फिर मैं बता देती हूँ, साइज ऑफ मार्केट किससे रिलेट करता है, मैक्रो एनवायरनमेंट से, कि मार्केट का पूरा साइज क्या है, मैक्रो एनवायरनमेंट। अगर पूरा पढ़ना है स्क्रीनशॉट ले लो। सो ये आंसर इज, दिस आंसर इज ट्रू। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब एडन रूल क्या कहता है, मैं सीधे एडन रूल को बताती हूँ। एडन रूल रिलेट करता है टैक्स से। ठीक है, क्योंकि एडन ने क्या कहा कि टैक्स जो एक बार इंडिया में लग गया किसी इंसान पे, अब वो एडन में भी अगर जाए, क्योंकि उस टाइम में 1953 में एक रूलर था, तो उसने कहा यहाँ पर अगर टैक्स लग गया ना तो यहाँ नहीं लगेगा, इस चीज़ को उसने हटाने के लिए। तो आप यही सोचो ये कौन सी थ्योरी बन गई यहाँ से, डबल टैक्सेशन रिलीफ, जो हमने अभी पहले भी पढ़ा था। तो वो कहाँ से आया था, एडन रूल 1953 से, ताकि डबल टैक्स ना लगे एक इंसान पे। अगर उसने 100 कमाए, अगर वो इंडिया में भी टैक्स दे गया 30 रुपये और वो बाहर जाके भी 20, तो फिर उसके पास बचा क्या, फिर वो क्यों कमाएगा इतना। ओके, सो दिस इज़ द फैक्ट। इफ़ द रिस्क फ्री रिटर्न्स, ये क्वेश्चन है करने का, तो इसमें मैं पहले पढ़ते हैं इसको। रिस्क फ्री रिटर्न दे रखी है, आरएफ दे रखी है, बीटा वैल्यू दे रखी है, और केएम यानी कि मार्केट रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है। और मुझे कैलकुलेट क्या करना है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ओके, सो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, आरएफ प्लस बीटा वैल्यू और आरएम माइनस आरएफ। तो ये जो केएम को भी आरएम भी बोल सकते हैं हम। तो अब आप सीधे इसको कर सकते हो, आरएफ की जगह रख दो 6, बीटा की जगह रख दो 1.5, और आरएम माइनस आरएफ कितना हुआ, यानी कि 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। तो जो 1.5 को आप 4 से करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 और 6 इक्वल टू 12। तो आंसर 12 है क्या, सेकेंड ऑप्शन इज ट्रू। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यहाँ पर मुझे क्या बताना है, मेथड्स बताने हैं। तो देखते हैं AR मेथड क्या है। तो ये देखो कि ARR एवरेज मेथड है ना। ओके, सो एवरेज से रिलेटेड आपको एवरेज निकलता हो कहीं, या तो एवरेज निकलता है कि हम उसे नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर रहे हैं कहीं, या फिर एवरेज से एवरेज। तो ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। यहाँ से क्या है, एवरेज इनकम। अगर आपको ये नहीं पता है तो कैसे क्वेश्चन को करना है, ठीक है, वो बता रही हूँ, वरना तो आप इसे याद ही करोगे। तो एवरेज मेथड, एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। सो यही मुझे दिख गया कि ये ऑप्शन हो सकता है एक बार के लिए। पे बैक पीरियड, तो अब ये देखो कि ए का 3, थर्ड ऑप्शन। अब आप इसमें चेक कर सकते हो बाकी अगर आपको आते हैं तो मैंने देखा फिर पे बैक पीरियड मेथड जो होता है वो है क्या, प्रेजेंट वैल्यू से रिलेटेड है ना। तो पे बैक पीरियड मेथड अगर प्रेजेंट वैल्यू का मेरा ठीक हो गया तो यही ऑप्शन मेरा करेक्ट है। आगे भी चेक कर लेते हैं, एनपीवी मेथड एंड प्रोबेबिलिटी इंडेक्स मेथड, सबको चेक किया और ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज assumed टू इंक्रीज लार्जली विद लिवरेज। मतलब लिवरेज क्या होता है, रेशो होता है इक्विटी का। तो आपको ये बताना है कि जब, सीधे अप्रोच से ही बताती हूँ, कि जिस अप्रोच के अंदर आपका KE, यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है, सीधे उसकी बात करें कि आपका KE यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो तो हो इंक्रीज, चेंज हो लिवरेज के साथ, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो लिवरेज के अंदर, इंक्रीज या डिक्रीज होने पे। लिवरेज मतलब कि इक्विटी और डेप्ट का रेशो, ठीक है। सो उसके अंदर चेंज, डेप्ट अपॉन इक्विटी। सो डेप्ट अपॉन इक्विटी की वजह से चेंज अगर हो रहा है इक्विटी की कॉस्ट में, तो वो कौन सा मेथड बोलता है, नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑपरेटिंग अप्रोच। अब वो कैसे बोलती है वो मैं बना के बताती हूँ आपको। इस अप्रोच के अंदर क्या कहा गया था कि अगर हमारा डी कांस्टेंट रहता है, इसके अंदर ये डिबेंचर्स की जो कॉस्ट है उसे कांस्टेंट मानते हैं लॉन्ग टर्म की,
और जो कॉस्ट है फर्म की वो भी कांस्टेंट। लेकिन इन दोनों के कांस्टेंट होने के बाद भी अगर ज़्यादा हम यूज़ करते हैं इक्विटी के साथ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को, तो जो है इक्विटी की जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? सो आई थिंक इनफ फॉर टुडे. We will discuss these 1, 2, 3, 4. These are 3 questions that are remain. So thanks for watching and keep learning, keep growing. मैं हर एक दिन के बाद ये लेक्चर लेके आती हूँ, सो कनेक्ट ज़रूर होना इन दी नेक्स्ट लेक्चर। टारगेट नेट JRF. Thanks for watching and please subscribe this channel and give it a big fat thumbs up.